नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो रीट की 6 यूनिट है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, जिसमें पृथ्वी की गतियां, एक शांत देशांतर, सौर मंडल, वायु दाव, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याओं व समाधान का अध्ययन करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। सूर्य तथा पृथ्वी में आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। नेक्स्ट है कि वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तारे। नेक्स्ट है तारों द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र। नेक्स्ट है कि ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? किस दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को। प्राचीन समय में जब ये घड़ी वगैरह नहीं थी तो दिशा का ज्ञान किससे करते थे? उत्तर दिशा से समय का भी पता चल जाता था। नेक्स्ट है कि प्लेनेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? किससे हुआ है? प्लेनेटाई शब्द से। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। नेक्स्ट है सौर मंडल के कितने ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? कितने ग्रहों के? 3 ग्रहों के। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि व वरुण के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। नेक्स्ट है सौर शब्द का क्या अर्थ है? सौर शब्द का अर्थ क्या है? कि सूर्य से संबंधित। न कि ये सौर, वो सौर कैसा होता है? ये वाला। और ये क्या है? सौर शब्द का है, यानी सूर्य से संबंधित। नेक्स्ट है जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? जियोग्राफी किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा में जियो का क्या अर्थ है? ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ है पृथ्वी। नेक्स्ट है जियोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जियोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी। शाब्दिक अर्थ है लिखना। नेक्स्ट है जियोमेट्री। जियोमेट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन। नेक्स्ट है जियोआइड। जियोड शब्द का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है सौरमंडल में के केंद्र में कौन है? सौरमंडल के केंद्र में कौन सा ग्रह है? सूर्य। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक कौन सा है? सूर्य। नेक्स्ट है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है? चंद्रमा जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको कितने समय लगता है? 29 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, जब अपने अक्ष पे घूमेगा तब कितने दिन लगते हैं? 29। जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कितने दिन में लगाएगा? 27 दिन में। नेक्स्ट है कि मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी को क्या कहते हैं? इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल व ग्रह की जो पट्टी क्या कहलाती है? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है कि टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? कई बार कहते हैं ना तारा टूट रहा है, कोई विष है तो अपनी मांगो, तो वो क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। नेक्स्ट है पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? पखवाड़ा कितने दिनों का? 15 दिनों का। और नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। जीवंत ग्रह को क्या कहा जाता है? जीवंत, जहाँ क्या है? जीवन है, तो वो जीवंत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नेक्स्ट है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन 2 ग्रहों के हैं? शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है गिजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? किस तारे से? ध्रुव तारे से। जो गिजा का महान पिरामिड है वो किस तारे से संबंधित है? ध्रुव तारे से। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? मिस्र से। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम ग्रह का नाम क्या है? तो क्या था? आर्यभट्ट। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने ये गणना की थी। नेक्स्ट है भास्कराचार्य की रचना कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य की बुक कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलविदा ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? किसने बताया था? भास्कराचार्य ने बताया था। भास्कराचार्य की बुक कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि। और उन्होंने क्या बताया था? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। नेक्स्ट है प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? गैलीलियो ने। कहाँ किया था? इटली में 1610 में। देश में सबसे बड़ी
दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया है? उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू हुए। नेक्स्ट है स्वाई ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ किया है? कितना का किया है? 5 किया टोटल। कहाँ कहाँ? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। इसमें हमेशा ऑप्शन में आगरा आता है तो आगरा नहीं है, फिर से देखना इसको। इसकी ट्रिक है डीजे बूम, यानी दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। इसकी क्या ट्रिक है? डीजे बूम। नेक्स्ट है स्वाई ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया? किस किन यंत्रों का? सम्राट यंत्र सबसे बड़ा, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? स्पुतनिक। और ये किसने भेजा था? तत्कालीन सोवियत संघ ने। कब भेजा था? 1957 में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? कौन था? लाइका नामक कुतिया स्पुतनिक 2 में इसको भेजा गया था। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिक। वो स्थान 1 और ये कब गया था? 1961 में। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? कब पहुंचा था? 1669 में अपोलो यान से, और अपोलो 11 के द्वारा ये वहां पहुंचा था। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। कब गए थे ये? 1984 में सोयूज T11 नामक यान से। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। और इन्होंने की जब वापसी हो रही थी तब इनकी मृत्यु, इसी यान के जितने भी यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? सुनीता विलियम। नेक्स्ट है इसरो का पूरा नाम बताइए। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को गति देने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? विक्रम साराभाई को ये जाता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का। नेक्स्ट है कि सौरमंडल के ग्रह जिस निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस निश्चित पथ को क्या बोला जाएगा? कक्षा बोला जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध। बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है प्लूटो से ग्रह का दर्जा किसने छीना? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। पहले प्लूटो को ग्रह माना गया था, लेकिन बाद में जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन इन्होंने कहा कि यह क्या है? ग्रह नहीं है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। इतनी दूरी है कि उसे 8 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों? क्योंकि 1/3 भाग पर क्या है? जल है। पृथ्वी का नीला रंग क्यों दिखता है? जल के कारण। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? कितना है? 1/4। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में। नेक्स्ट क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के साथ प्रवेश करते हुए समाप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। यानी जो छोटे छोटे अपन दिखते हैं टूटते हुए तारे, तो वो क्या होते हैं? उल्काश्म बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके सतह पर गिरते हैं, जो अपने को दिखाई देते हैं जो गिरते हुए, तो वो तो क्या होते हैं? उल्का पिंड। और वो पहले ही नष्ट हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? उल्काक्ष। नेक्स्ट है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? मिल्की वे का। किसका निर्माण करती है? मिल्की वे का। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है?
किसको जाना जाता है? ब्रह्मांड को। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसमें जुड़वा ग्रह को क्या जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, सूर्य के तीसरा सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, अब यहां से इसको दोबारा देखना है कि सूर्य के तीसरा सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ से चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ पथाकार में ये चक्कर लगाते हैं। तारों की वह बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? आकाशगंगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। पृथ्वी सूर्य से कितनी मिलियन किलोमीटर है? कितनी है? 150। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह किससे बने? किससे बने हैं? चट्टानों से। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? सौर परिवार का पिता किसे माना जाता है? सूर्य को। नेक्स्ट है, सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। अब नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट बोला जाता है, लेकिन टोटल समय 8 मिनट 30 सेकंड लगती है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कितने? 8 ग्रह। प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीन लिया गया था? 2006 में। वो खगोलीय परिषद थी, उसने ये छीना था, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह दर्जा छीन लिया था। अंतरिक्ष ग्रहों में कौन शामिल है? कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। गैसीय ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति व शनि को गैसीय ग्रह कहा जाता है। बर्फ दानव की संज्ञा किसे की जाती है? अरुण व वरुण को। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? तो कौन सा? तीसरा। आकार में की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितनेवां ग्रह है? आकार की दृष्टि से कौन सा है? 5वां। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 150 सेल्सियस। पृथ्वी के तापमान बने रहने का कारण है वायुमंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? टोटल 4 परिमंडल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो 71%, यानी जो 1/3 भाग पर क्या है? जल है। तभी तो ये क्या है? पृथ्वी में आकाश अंतरिक्ष से देखने पर नीला ग्रह दिखता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के समान संघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? टाइटन में। टाइटन किसका ग्रह है? शनि का। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? 81 गुना बड़ी है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? कौन सा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया था? 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था, 1975 में। मंगलयान कब प्रेषित किया गया था? नवंबर 2013 में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है, चंद्रयान कब प्रेषित किया गया? तो चंद्रयान कब किया गया था? अक्टूबर 2008 में। जो मंगलयान पीछे जब ये असफल हो गया था 2013 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो कौन सी है? एस्ट्रोसेट। अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 मील में कितने किलोमीटर होता है? कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। सूर्य के समीप से गुजरने वाले अन्य तारे जो ग्रहों के निर्माण का मत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? किसने प्रतिपादित किया है? चैम्बरलेन व मोल्टन ने 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि चैम्बरलेन व मोल्टन के द्वितारक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? सर जेम्स जीन्स व सर हरोल्ड जेफरी ने। नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व घटित हुई है? 13.7 अरब वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था संकल्पना जमकल जंजम बवचन किस दार्शनिक के द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा? होयल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है?
एक दार्शनिक है होयल के द्वारा यह दी गई है। नेक्स्ट है आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जिस बादल के संचय से होती है उसको क्या कहा जाता है? निहारिका। यानी आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जिस बादल से होती है उसको क्या कहा जाता है? निहारिका। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? कितनी दूरी तय करता है? 9.46 इंटू 012 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है? कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक प्रकाश वर्ष का कितना भाग है? कितना है? 8.311। नेक्स्ट है सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? निहारिका को। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। नेक्स्ट है कि सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी। सौरमंडल के ग्रहों का निर्माण कब शुरू हुआ था? 4.56 वर्ष पूर्व। हमारे सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह? कितने? 63। सौरमंडल के कितने ग्रह आंतरिक पार्थिव कहलाते हैं? कितने? 4। नेक्स्ट है कि सौरमंडल के कितने ग्रह जोवियन गैसीय कहलाते हैं? कितने? 4। जोवियन ग्रहों का वातावरण किन गैसों के मिश्रण से बना होता है? किससे? हाइड्रोजन व हीलियम से। नेक्स्ट है प्लूटो को बोनी ग्रह का दर्जा दिया गया था अगस्त 2006 में। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शनि ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 6378.137 किलोमीटर। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना? 6378। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस टकराव से मानी जाती है? किस टकराव से? द बिग स्प्लिट से मानी जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.44 अरब वर्ष पूर्व इसकी हुई थी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र व बुध को। शाम का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र व बुध को। इसमें भोर का तारा और शाम का दोनों यही दे रखा है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या किस कहलाता है? शुक्र ग्रह। न्यूनतम घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। लगभग समान घूर्णन व परिक्रमण वाला ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन ग्रह यानी जो जुड़वा ग्रह भी शुक्र है। प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह जो ये जिसकी दशा कैसी है? प्रेशर कुकर की, तो वो भी कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी सदृश ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी का जो सदृश ग्रह वो मंगल ग्रह है। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? कि पृथ्वी सदृश कौन सा आ गया? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह। और पृथ्वी के समान दिन अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। और सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला कौन सा है? बृहस्पति। मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है लघु सौर ग्रह वाला शनि। गैसों का गोला कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा? शनि ग्रह। और ग्रहों व सूर्य के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व तक। कहां से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व तक। नेक्स्ट है किसी भी स्थान पर घड़ी द्वारा दिखाया गया समय क्या कहलाता है? स्थानीय समय कहलाता है। और भारत का जो मानक यामोत्तर समय है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है। और यह इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय किस नाम से जाना जाता है? भारत का मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने समय क्षेत्रों में? 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। किसी स्थान से पूर्व में जाने पर समय में क्या परिवर्तन होगा? यानी समय बढ़ेगा। अब ये है कि इधर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या है? बढ़ेगा। और पश्चिम की तरफ आएगा तो समय घटेगा। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतरों
तक क्षेत्र को घेरता है। कितने? 150 देशांतर। अब देशांतर रेखाएं कैसी होती है? जो खड़ी रेखाएं होती है वो क्या होती है? देशांतर। जो लेटी हुई होती है वो कौन सी? अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट है, किस तरफ बढ़ने पर देशांतरों की मध्य दूरी घटती है? किस तरफ बढ़ने पर? ध्रुवों की तरफ। पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू आब अथवा कैसी है? पृथ्वी आकार जैसी है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास कितना है? तो कितना है? 1,27,000 कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो कितना है? 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? जो अब हमारी ये पृथ्वी है उसकी भूमध्य परिधि कितनी है? 40,075। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? ध्रुवों पर परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है। और वैसे कितनी है? भूमध्य रेखा पर यानी एकदम बीच में 40,075। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भू आबीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? किसने लगाया था? जॉन रिचहन फ्रांस ने इसका पता लगाया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष अपनी परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? कितना? 66.5 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ पर खींची गई है? 90 डिग्री कहाँ खींची गई है? ध्रुवों पर खींची गई है। कहाँ? ध्रुवों पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा आ गई, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा से। फिर कर्क रेखा के ऊपर एक और है 66.5 डिग्री, तो उसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक वर्त बोला जाता है। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ विद्यमान है? तो ये कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव में। नेक्स्ट है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये तो हो गया विषुवत्रयवर्त, ये होगी कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री क्या कहलाती है? मकर रेखा। तो ये और यहाँ ये क्या आ जाएगा? अंटार्कटिक। दक्षिणी अक्षांश रेखा किस पे विद्यमान है? मकर रेखा पर। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? अंटार्कटिक वर्त कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में सब सर्वाधिक स्थान किसका है? स्थल भाग का। कुल अक्षांश 181 है और वर्त कितने हैं? 179। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। यानी एक अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है? 111.13। इनके मध्य दूरी सदैव कितनी होती है? समान होती है। यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उनकी मध्य दूरी हमेशा समान रहेगी, चाहे वो ध्रुवों पे हो चाहे कहीं हो। 1 सेकंड। अब नेक्स्ट है कि 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 31 मीटर होती है। कितनी होती है? 31 मीटर। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीमा के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज्यादा पड़ रहती है और यह क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। जब कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 वाली जो नीचे वाली रेखा है उन पे जब सूर्य सीधा चमकता है तो क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त, मकर रेखा और आर्कटिक वर्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है तथा यह क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। आर्कटिक वर्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वर्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच के स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये शीत कटिबंध में है। नेक्स्ट है, देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं, देशांतर तो किसका विस्तार बताते हैं? स्थान का, लेकिन देशांतर रेखाएं किसका बताती है? समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है? किसमें? अर्धवृत्ताकार रूप में। नेक्स्ट है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 15 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी कितनी घूमती है? 1 डिग्री। यानी 4 मिनट में कितनी घूमेगी? 1 डिग्री। नेक्स्ट है, देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या है? देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष स्थानीय मानक समय ज्ञात करना।
किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं के आधार पर वहां का मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस व अमेरिका में कितने मानक समय, यानी भारत में तो एक ही है 82.5 डिग्री, रूस और अमेरिका में कितने हैं 9.9। नेक्स्ट है कि भारत का जो मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के कहाँ है, प्रयागराज में के पास नैनी से गुजरता है। यह ग्रीनविच रेखा से कितने आगे है 5 घंटे 30 मिनट। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन आ गए कि भारत का मानक समय देशांतर कौन सा है 82.5 डिग्री, यह कहाँ से गुजरता है उत्तर प्रदेश से। अब स्थान का नाम पूछे तो मिर्जापुर के पास नैनी से, और यह ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है, ताकि वहां दिन तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके। जो ये तिथि रेखा ये बेरिंग स्ट्रेट और फिजी टोंगा में क्या है वहां मुड़ जाती है ताकि वहां दिन और तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके। नेक्स्ट है कि देशांतरों के मध्य का भाग क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। क्या कहलाता है, गोरे। अब ये देशांतर है जो इसके मध्य का ये भाग क्या कहलाता है, गोरे। नेक्स्ट है कि अक्षांशों के मध्य के स्थान, देशांतरों के मध्य तो क्या हो गया गोरे, और अक्षांशों के जो मध्य का स्थान है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ मिलती है, तो ये दोनों कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में मिलती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया, 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा में। ये रेखाएं पृथ्वी को किस में बांटती है, पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है, इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल वेधशाला। ग्रीनविच, लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है, जो ब्रिटिश रॉयल वेधशाला यहाँ है। नेक्स्ट है कि प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना स्टडी चैनल भी, अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वर्त बनता है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 180। नेक्स्ट है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 21 जून को कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा। ये पृथ्वी है, ये विषुवत वर्त आ गया, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर कब, 21 जून को। अभी पीछे चमका था तो अभी जून ही चल रहा है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है, ग्रीष्म एनात कहलाती है। अब गर्मी चल रही है तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो उस दिन तो बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को कहाँ चमकेगा, मकर रेखा पर। तो उस समय कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है, और यह क्या कहलाता है, शीत एनात कहलाता है। नेक्स्ट है 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इससे पूरी धरती पर दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुवत व 23 सितंबर को क्या कहा जाता है, शरद विषुवत। यानी 21 मार्च में तो आ जाएगा बसंत और 23 सितंबर को क्या आ जाएगा, शरद विषुव। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा सामान्यतः 365 दिन व लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अब लीप वर्ष कितना होता है, 300। लीप वर्ष किसको कहते हैं, जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए वो लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो लास्ट वाले जो वो बच जाते हैं तो वो जुड़ते हुए लास्ट में जब चौथा साल आता है तो वो उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तभी उस समय क्या होती है, पृथ्वी जो फरवरी होती है 29 दिन की सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन का, लीप वर्ष कितने का, 366 का। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। और लीप वर्ष किससे विभाज्य होता है, किससे होता है, 4 से पूरा विभाज्य होता है। नेक्स्ट है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो, यानी तीनों ऐसे हो, तो ऐसी स्थिति में सिजगी का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं, सिजगी का। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती,
तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है तब चंद्र ग्रहण कहा जाता है, और यह हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को। अब चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। अब ये स्थिति कैसी होती है? जब सूर्य, पृथ्वी, ये तो हमारी क्या हो गई? पृथ्वी, और यह क्या हो गया? चंद्रमा, और बीच में कौन आ जाता है? सूर्य। ये अब तीनों की स्थिति ये क्या कहलाती है? सिजगी की स्थिति। इन तीनों जब एक लाइन में आ जाए तो कौन सी स्थिति बनती है? सिजगी। और जब चंद्र पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर गिरती है तो क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण, और यह कब होता है? पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्से का पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, यानी पश्चिम से कैसे घूमेगी? यहाँ पूर्व से, पश्चिम से पूर्व, यहाँ से ऐसे घूमेगी। तो कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से दिन रात बनते हैं? पृथ्वी की दो गतियां हैं। तो जो घूर्णन गति है, जो घूर्णन गति यानी जो प्रतिदिन की गति है, उससे क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है, जिसमें कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 54 मिनट। इसे ही क्या कहते हैं? परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। इससे क्या होता है? अब एक तो होता है घूर्णन गति, तो घूर्णन क्या होता है? डेली होता है, तो उससे कौन सी क्या बनता है? दिन रात बनते हैं। और एक होता है परिभ्रमण, तो परिभ्रमण से किसका होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन व वर्ष परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोब पर झुकी हुई सूर्य की अवस्था किसका संकेत देती है? पृथ्वी, कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है, ग्लोब के वे दो बिंदु जिनसे सुई गुजरती है उन्हें क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है? पृथ्वी इसको बांटती है, तो कौन सी रेखा? विषुवत। नेक्स्ट है, विषुवत से ध्रुवों तक सभी समानांतर वर्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को किससे मापा जाता है? अंश से माना जाता है, अंश से मापा जाता है। विषुवत वर्त किस अंश को दर्शाता है? शून्य अंश को। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम किस नाम से जानते हैं? करक रेखा। ये तो आ गई 0 डिग्री, ये कौन सी आ गई? 23 डिग्री, ये कौन सी आ गई? 66.5 डिग्री। तो इस वाली को हम क्या जानते हैं? करक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध वाली को क्या नाम है? मकर रेखा। नेक्स्ट है, विषुवत वर्त के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वर्त। और नेक्स्ट है, ये नीचे वाले 66.5 डिग्री दक्षिणी आयतन को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वर्त। नेक्स्ट है कि करक रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान कौन सा कटिबंध कहलाता है? कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है, करक रेखा व उत्तरी ध्रुवीय वर्त के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है, मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुवीय वर्त के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? देशांतर की। यानी किसी स्थान की स्थिति बताएंगे तो अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? किससे? देशांतर अंश से। नेक्स्ट है कि प्रत्येक देशांतरीय अंश को किस में विभाजित किया जाता है? किस में विभाजित किया जाता है? मिनट व सेकंड में। कहते हैं ना इतने मिनट सेकंड। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत वर्त पे। देशांतर न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यामोत्तर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अब नेक्स्ट है 21 जून। 21 जून को पृथ्वी की अवस्था क्या कहलाती है? 21 जून को क्या कहलाती है? उत्तर अयनात। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, अभी जो गया है। और मकर रेखा पर सूर्य की
किरणें सीधी कब पड़ती है? 22 दिसंबर को सर्दियों में। तो 22 दिसंबर को पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? दक्षिणी अहनात। नेक्स्ट है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता है? वरना कब बनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और एकमात्र ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस तिथि को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? कब होते हैं? जब विषुवत रेखा पर 0 डिग्री विषुवत रेखा पर वो आएगी तो 21 मार्च व 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होने की घटना क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुव। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति। नेक्स्ट है, किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? किस ऋतु में? शीत ऋतु में। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2। कौन कौन सी? घूर्णन, परिभ्रमण। और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो वह क्या कहलाता है? घूर्णन। और इसी से क्या बनते हैं? दिन रात। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण बोला जाता है। और इससे क्या बनते हैं? ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षीय स्तर से कितना कोण बनाती है? कितना? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है, वह वर्त जो पृथ्वी के दिन व रात के भाग को अलग करता है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वर्त कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन की कौन सी गति है? पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है वो पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो क्या कहलाता है? लीप वर्ष। और कितने से विभाजित होता है? 4 से। पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष। नेक्स्ट है, लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? तो फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन होता है वो कैलेंडर के किस माह में जोड़ा जाता है? फरवरी। उस समय फरवरी कितने की होती है? 29 की। पृथ्वी के परिक्रमण से पृथ्वी के परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ऋतु परिवर्तन का। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर सीधी गुजरती है? कब गुजरती है? 21 जून को। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है वरना क्या हो जाएगी? हमारी पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या हो जाएगा? भूमंडलीय तापन और ग्लोबल वार्मिंग। अभी देखोगे जून में कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब जो यूक्रेन रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है तो इससे ज्यादा गर्मी हो रही है। नेक्स्ट है कि सांस लेते समय हम ऑक्सीजन के साथ किस गैस का ग्रहण करते हैं? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या लिया जाता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वायु फैलती है वह हल्की होकर ऊपर उठती है? तो कौन सी? जो गर्म वायु होती है वो हल्की होकर क्या है? ऊपर उड़ जाती है। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन। बाद में कौन सी है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि हरे पादप किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है, वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में। वायुमंडल कितनी परतों में? 5। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? सौर मंडल। अब सौर मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हवाई जहाज। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति किस मंडल में पाई जाती है? अब आदर्श स्थिति कहाँ होगी? जहाँ सम तापमंडल में, यानी जहां तापमान समान रहता है वहां हवाई जहाज उड़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल की हवाई नेक्स्ट कौन सी विशेष गैस समतापमंडल में पाई जाती है? समतापमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में। वरना अगर सीधे आए बात पृथ्वी पर पहुंचे तो नुकसान हो सकता है, तो ये कहाँ जल के नष्ट हो सकते हैं? मध्य मंडल में। आयन मंडल किस परत का भाग है? जो आयन मंडल है वो बाह्य मंडल का। और बाह्य मंडल का विस्तार कहां से है? 80 से 400 किलोमीटर। नेक्स्ट है, रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का प्रयोग किया जाता है? रेडियो संचार के लिए बाह्य मंडल का। नेक्स्ट है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? बरही मंडल के नाम से। नेक्स्ट है, दीर्घ काल तक किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या दशा कहलाती है? वह जलवायु कहलाता है। वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिणाम क्या कहलाता? तापमान। नेक्स्ट है, पवन की दिशा बतलाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वात दिग्दर्शी। नेक्स्ट है कि
वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिणाम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तापमान। नेक्स्ट है, पवन की दिशा बताने वाले यंत्र को कहा जाता है? वात दिग्दर्शी। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आपतन। आपतन क्या कहलाती है? आपतन कहलाती है। नेक्स्ट है कितनी डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट है कि तापमान को मापने वाली डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने, और इसके नाम पर डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में क्या होता है? तेजी से घटता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या है? वायुदाब वो घटता है। अब नेक्स्ट है कि स्पष्ट व स्वच्छ आकाश के लिए किस प्रकार का वायुदाब आवश्यक होता है? कैसा? उच्च वायुदाब का। कई बार होते हैं आसमान साफ होता है तो गर्मी ज्यादा होती है तो क्या लगता है कि उच्च वायुदाब, उच्च तापमान हो रखा है। नेक्स्ट है कि वायु का प्रवाह किस प्रकार होता है? वायु का प्रवाह कैसा होता है? उच्च से निम्न वायुदाब। नेक्स्ट है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र में बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? उनको हम पवन कहते हैं, पवने कहलाती है। नेक्स्ट है कि वर्ष भर निश्चित दिशा में बहने वाली पवने क्या कहलाती है? स्थानीय पवने। नेक्स्ट है ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन, कौन सी पवने? मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट आ गया किसी क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवन क्या कहलाती है? स्थानीय पवन। लू है, लू कहाँ चलती है? राजस्थान में, तो ये कौन सी पवन है? स्थानीय पवन का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक चक्रवात का खतरा कौन से राज्य को है? ओडिशा को। नेक्स्ट है कि वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा। यानी जो जल गिरता है उसको क्या बोलते हैं? वर्षण, और हम उसको क्या कहते हैं? वर्षा। नेक्स्ट है क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के कितने प्रकार है? कितने? 3। कौन कौन से? संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। यानी जो चक्रवात आते हैं तभी क्या होती है? बारिश होती है। नेक्स्ट है मानसून की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि, और ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून। नेक्स्ट है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय में मौसम की अवस्थाओं व विविधताओं का योग क्या कहलाता है? जलवायु। नेक्स्ट है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में वर्षण हिम के रूप में होता है? यानी वर्षण यानी जो वर्षा होती है वह किसके? हिम के रूप में कहाँ होती है? हिमालय में। नेक्स्ट है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत किस प्रकार के वायु क्षेत्र में स्थित है? किसमें? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पर्वतों के क्षेत्र में स्थित है। जेट धाराएं कहाँ पर विद्यमान है? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभों के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी है? कौन सी है जो जेट धाराएं उत्तरदायी है? नेक्स्ट है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? किसको? उत्तर पश्चिम क्षेत्र को। नेक्स्ट है मानसून का प्रभाव किस कटिबंध क्षेत्र में होता है? किसमें? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री तक। पेरू तट से बहने वाली गर्म जल धारा, पेरू तट पर जो गर्म जल धारा बहती है उसको क्या क्या बोला जाता है? अल निनो। नेक्स्ट है अल निनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी बच्चा। और अल निनो किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द। और अल निनो का क्या अर्थ है? बच्चा। नेक्स्ट है एल निनो के कारण दाब की अवस्था में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? एंसो एल निनो दक्षिणी दोलन। नेक्स्ट है मानसून के वापसी की क्रिया सामान्यतः कब शुरू होती है? मानसून वापसी कब जाता है? सितंबर माह में। नेक्स्ट है कि वायु में मुख्य रूप से भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती है? कितनी? 4। नेक्स्ट है उत्तर भारत में सबसे ठंडे महीने कौन से हैं? दिसंबर व फरवरी। नेक्स्ट आ गया शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। और ये किस फसल के लिए होती है? रबी के फसल के लिए होती है। इसको गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है। मावट किस ऋतु चक्र की फसल की उपयोगी है? रबी। रबी में कौन सी होती है? गेहूं, सरसों के लिए यह उपयोगी है।
भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है? मार्च से मई तक। नेक्स्ट है वैशाख महीने में भारत के किस राज्य में काल बैसाखी नामक वर्षा होती है? वैशाख के महीने में क्या होती है काल बैसाखी? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट आ गया कर्नाटक व केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? अम्र वर्षा, क्योंकि ये आम के जो पेड़ होते हैं उनके लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है टेलेगमाइट व स्टेलेक्टाइट गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मासिनराम। मासिनराम कहाँ है? चेरापूंजी। मासिनराम कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मासिनराम में क्या है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। पहले कौन सा था? चेरापूंजी। और ये गारो खासी जो पहाड़ियां उन पर यह स्थान स्थित है, तो ऐसे ये कीपनुमा है, तो जब बारिश होती है तो शायद ये ऐसे नीचे आती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। नेक्स्ट है कवार की उमस किस माह में होती है? कवार यानी मानसून की उमस कब होती है? अक्टूबर व नवंबर में। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट पर तीव्र वर्षा का कारण किन चक्रवातों से? कोरोमंडल तट है, उस पर जब वर्षा होती है वो किन चक्रवातों से होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? लू। नेक्स्ट है किस गैस के उपयोग से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं? कौन सी गैस से? कार्बन डाइऑक्साइड। और किस गैस की मात्रा पृथ्वी पर तापमान बढ़ाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? भूमंडलीकरण, तपन और ग्लोबल वार्मिंग। पीछे एक चल रहा था ना शॉर्ट वीडियो का, अगर हमें क्या है पेड़ लगाते तो हमें कूलर में पानी नहीं भरना होता। अब बारिश आएगी तो सबको ये करना है कि कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं। नेक्स्ट है वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जल वाष्प। सौर मंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प अन्य किस नाम से जाना जाती है? आर्द्रता के नाम से। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो क्यों नीला दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश का क्या होता है? प्रकिरणन होता है। नेक्स्ट है धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? किसके कारण? संघनन के कारण। नेक्स्ट है कि तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने में? 5 में। नेक्स्ट है सौर मंडल का औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 13 किलोमीटर। न्यूनतम 8 किलोमीटर व अधिकतम कितनी आ गई? 18 किलोमीटर। सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि सौर मंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? सौर सीमा अथवा शांत सीमा। नेक्स्ट है वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान ये कहाँ होते हैं? सौर मंडल में। और हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। और समताप मंडल में कौन सी गैस है? ओजोन गैस है। नेक्स्ट है समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। और वायुयान भी कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। नेक्स्ट है कि ओजोन परत किसका अवशोषण कर लेती है? जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण कर लेती है, तब जो हानिकारक किरणें हैं वो वहीं रह जाएगी, और वरना वो सीधी पृथ्वी पे आई तो क्या है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? उल्कापिंड किस में हो जाते हैं? जो मध्य मंडल में ये नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल किस ऊंचाई तक है? 80 किलोमीटर। मध्य मंडल 80। नेक्स्ट है पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है? जो रेडियो तरंगे है वो कहाँ से आती है? आयन मंडल से। नेक्स्ट है आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? आयन मंडल कितना है? आयन मंडल या बहिर्मंडल 80 से 400 किलोमीटर। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल से ऊपर कौन सी आएगी? बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल में कौन सी गैसें विद्यमान है? कौन सी? हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट है किस स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। कहते हैं ना आज बारिश आएगी, और जो एक निश्चित हो जाती है वो क्या हो जाती है? जलवायु। और जो दीर्घ नेक्स्ट यही है कि किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं में दीर्घकालीन औसत को क्या कह जाते हैं? जलवायु बोला जाता है। वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं? तापमान, वर्षा, वायुदाब और आर्द्रता व पवने। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? कमी आती है। नेक्स्ट है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन आता है? कमी आती जाती है। पृथ्वी सूर्य से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है? किस रूप में? लघु तरंग के रूप में।
रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश का किस रूप में परावर्तन होता है? किस रूप में? दीर्घ तरंगीय विकिरण। अब नेक्स्ट है कि तापमान को मापने की इकाई क्या है? क्या कौन सी है तापमान को मापने की इकाई? फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तापमापी अथवा थर्मामीटर। नेक्स्ट है कि धरातल से सौरमंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? जब हम 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती जाती है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायुदाब बढ़ता है? लगभग 1 किग्रा, यानी 1 किग्रा वायुदाब बढ़ जाता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? समुद्र तल पर। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तभी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है वायुदाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है? मिलीबार। वायुदाब मापने का अंतर क्या कहलाता है? बैरोमीटर या वायुदाब मापी कहलाता है। अब नेक्स्ट है कि वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दिक्सूचक या एनीमोमीटर। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? पर्वतीय समीर। और घाटी से चलने वाली घाटी समीर। नेक्स्ट है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है? पवन। पवनें कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? स्थायी, सामयिक, मौसमी तथा स्थानीय। नेक्स्ट है वर्ष भर चलने वाली एक ही दिशा में जो पवनें चलती है उनको क्या कहा जाता है? स्थायी पवनें कहा जाता है। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? व्यापारिक, पछुआ, ध्रुव। स्थानीय पवनों की ट्रिक है कि व्यापारी पूछ कर कहा जाएगा? ध्रुवों पर। ये 3 स्थानीय पवनें कौन कौन सी? व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय। वे पवनें जो ऋतु अथवा मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तन करती रहती है क्या कहलाते हैं? मौसमी या सामयिक पवन कहलाती है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? स्थानीय पवनें। रॉकी पर्वत के क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानते हैं? चिन्नुक नाम से। किस नाम से? चिन्नुक। नेक्स्ट है यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानते हैं? यूरोप में फुआन व मिस्ट्रल। ये सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है और रीट में भी ये है। वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? भाप रूपी जल होता है वो क्या कहलाता है? आर्द्रता। वर्षा कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवातीय। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। 117 सेंटीमीटर। विश्व में टोटल वर्षा होती है वो कितनी होती है? 117 सेंटीमीटर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जो विषुवत रेखीय क्षेत्र जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में की जलवायु कैसी होती है? वहां सम जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है वह क्या कहलाता है? चक्रवात। यानी वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब हो तो वो क्या कहलाता है? चक्रवात। अब नेक्स्ट है कि उच्च वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर निम्न वायुदाब। जब उच्च वायुदाब होगा तो चक्रवात, जब निम्न वायुदाब होगा तो क्या कहलाता है? प्रति चक्रवात। चक्रवात कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय। अभी जो रीट रद्द हुई तो इसमें ये वाला प्रश्न आया था कि किस दिशा में, ये आगे जो दे रखा है। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में, यानी प्रति चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में किस ओर घूमेंगे? घड़ी की सुई के। अब ये घड़ी की सुई ऐसे चलती है। जो प्रति चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में कैसे? घड़ी की सुई में। और जो दक्षिणी यानी जो नीचे का आ गया ये जैसे दक्षिणी भाग में तो कैसे घूमेगी? दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत। कैसे? ऐसे उल्टा। और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई, ये वाला पूछा गया था। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? टोर्नेडो नाम से। किस नाम से? टोर्नेडो। लवणता का मापन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर? प्रति 1000 ग्राम पर। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। नेक्स्ट है कि इजराइल के मृत सागर झील में लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना व गिरना क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। नेक्स्ट है महासागर में तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? पवन द्वारा।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का है? जापानी भाषा का। नेक्स्ट है महासागरीय जल का दिन में 2 बार उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और महासागरीय जल का अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच जाना क्या कहलाता है? भाटा। यानी जब जल ऊपर उठेगा तो क्या आता है? ज्वार, और जब निम्न आता है तो क्या कहलाता है? भाटा। किस प्रकार का ज्वार मछली पकड़ने वह नौका के संचालन में सहायक है? उच्च ज्वार होता है उसमें क्या है? मछली पकड़ने में काम आता है और नौकायान के काम। गर्म महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य विषुवतीय रेखा से। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? यानी जहां हम रहते हैं एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप, ये टोटल कितने पे है? 29% और 71% भाग पे क्या है? जल है। पृथ्वी व उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है कि दक्षिण व उत्तरी अमेरिका व यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप से के जुड़े होने की संभावना को सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? सबसे पहले किसने बताया था? अब्राहम ओर्टेलियस ने यह बताया था कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका क्या है? जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है किस मानचित्र वेदा ने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के संयुक्त मानचित्र बनाया था? किसने बनाया था? एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से महाद्वीपों के तटीय भाग में साम्यता दर्शाने का प्रथम प्रयास किसने किया था? बुलर्ड ने किया था। नेक्स्ट है हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या कहलाती है? टी लाइट कहलाती है। नेक्स्ट है कि सोना युक्त सिराएं गोल्डन बियरिंग विंग्स कहाँ पर पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। नेक्स्ट है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन का क्या कारण था? वेगनर ने कहा था कि पृथ्वी के विस्थापन हुआ था तो किस कारण हुआ था? पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल व ज्वारीय बल के कारण। ध्रुवीय बल का संबंध किससे है? पृथ्वी के घूर्णन से। ध्रुवीय बल का किसके हैं? पृथ्वी के घूर्णन से। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन के लिए संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर होम्स ने। महाद्वीपीय तटों तथा मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाने वाले विस्तृत मैदान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वितलीय मैदान कहलाते हैं। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में, जिसको अग्नि मेखला भी बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी की मेखला है और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सागरीय अधस्थल विस्तार संकल्पना किसने दी थी? तो ये संकल्पना किसने दी थी? हेंस ने 1961 में। नेक्स्ट है मध्य अमेरिका व प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट स्थित है? कौन सी है? कोकोस प्लेट स्थित है। प्लेट क्या होती है? जैसे पृथ्वी हमारी अनेक प्लेटों पर टिकी हुई है। दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? नजका। नेक्स्ट है एशिया व प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी है? फिलीपीन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना भाग महासागरों पर पाया जाता है? लगभग 71%। धरातल पर गिरने वाला ले जल का कितना भाग महासागरों में चला जाता है? कितना? लगभग 59%। नेक्स्ट है कि महासागरीय अधस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? कितने में? 4 में। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन कौन सा है? कौन सा है? हडसन। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म जलधारा इसको बोला जाता है, इसको गर्म कंबल भी बोला जाता है, गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर। लेब्राडोर ये उत्तरी अमेरिका में कौन सी जलधारा है? ठंडी धारा। लेब्राडोर ठंडी, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। महासागर की गहराई में वह सीमा जहां पर तापमान में तीव्रता से गिरावट आती है क्या कहलाती है? ताप प्रवणता। ताप प्रवणता कहलाती है। नेक्स्ट है महासागर की सतह के जल का औसत तापमान कितना होता है? कितना होता है? लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर क्या क्या होती है? 0.50 प्रति अक्षांश। नेक्स्ट है कि महासागरों में किस गहराई तक तापमान बहुत तेजी से गिरता है? कितने? 200 मीटर तक। नेक्स्ट है मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर कौन सी जल धाराएं बहती है? कौन सी? गर्म जल धाराएं। नेक्स्ट है कि जल में लवणता के किस स्तर को खारेपन जल की सीमांकन करने की उच्च सीमा माना जाता है? किसको? 24.7 यानी खारे जल की सीमा अंतिम सीमा क्या होगी? 24.7। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र कौन सा है? टर्की की जो वान झील है कितनी है?
33, इसमें 330 परसेंटेज ऐसे दे रखा है। नेक्स्ट है कि मर्द सागर के जल में लवणता का स्तर कितना है, 23,238% यानी प्रति 1000 ग्राम। अटलांटिक महासागर की कौन सी लवणता, महासागर की औसत लवणता कितनी है, 36%। नेक्स्ट है सामान्य खुले महासागर की लवणता कितनी होती है, खुले महासागर की कितनी होती है, -33 -37। लाल सागर में लवणता की मात्रा कितनी है, 41%। किन अक्षांशों के मध्य महासागरों में उच्च लवणता दर्ज की जाती है, 15 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य उच्च लवणता पाई जाती है। किस महासागर में सबसे कम लवणता है, बाल्टिक सागर में। किसमें, बाल्टिक सागर में। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो 35 डिग्री, 35% है। अब आगे है कि महासागर की गहराई के साथ किस क्षेत्र में लवणता तेजी से बढ़ती है, तो हेलोक्लाइन में ये बढ़ती है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और अग्नि मेखला जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है वो भी कहाँ है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण होता है, तब क्या है, ज्वार और भाटा आता है। नेक्स्ट है कि जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महोर्मी नेतहम कहा जाता है। पृथ्वी का कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को संतुलित करता है, कौन सा, अपकेंद्रीय बल। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। यह इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट है फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है, यह नवास कोसिया कनाडा में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आएंगे, फंडी की खाड़ी में, और फंडी की खाड़ी कहाँ है, नवा स्कोशिया कनाडा में। नेक्स्ट है प्रतिदिन आने वाले 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं, अर्धदैनिक ज्वार। यानी 2 तो उच्च ज्वार आएंगे, 2 निम्न ज्वार, तो अर्धदैनिक ज्वार। ऐसे ज्वार, अब नेक्स्ट है कि ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है क्या कहलाते हैं, मिश्रित ज्वार। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के एक सीध में होने पर कौन से ज्वार आते हैं, व्रत ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, जब सिजगी की स्थिति होती है, तब कौन से ज्वार आता है, व्रत ज्वार। और व्रत ज्वार कब आते हैं, अमावस्या व पूर्णिमा को, लेकिन प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को नहीं आते। नेक्स्ट है सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जब समकोण पे हो, यानी ऐसे हो, तो कौन सा ज्वार आता है, निम्न ज्वार। और जब तीनों एक लाइन में होंगे तो कौन सा आएगा, व्रत ज्वार। उसको कौन सी स्थिति हो जाती है, सिजगी की। और 90 डिग्री में कौन सा आता है, निम्न ज्वार। नेक्स्ट है कि व्रत ज्वार व निम्न ज्वार में कितने समय का अंतर होता है, कितने समय का, 7 दिन का अंतर होता है। नेक्स्ट है महीने में एक बार चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आता है। जब सबसे निकट आ गया तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपभू। फिर से देखो ये इंपॉर्टेंट है कि महीने में जब एक बार चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आता है तो उपभू, और जब पृथ्वी के सर्वाधिक दूर चला जाता है, यानी दूर के लिए ऐसे अपभू, दूर के लिए अपभू, और जब पास आता है तो उपभू। नेक्स्ट है उच्च ज्वार व निम्न ज्वार का समय जब जल स्तर गिरता है तो वह क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। नेक्स्ट है उच्च ज्वार व निम्न ज्वार का समय जब जल स्तर बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है, बहाव या बाढ़ कहलाती है। किस स्थिति में पृथ्वी पर उच्च व निम्न ज्वारों के क्रम अधिक न्यून होते हैं, कब होते हैं, 3 जनवरी उपसौर। किस स्थिति में पृथ्वी पर ज्वारों के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं, कब, 4 जुलाई। 4 जुलाई को कौन सी तिथि होती है, अपसौर की, और 3 जुलाई को उपसौर की। 3 जनवरी को तो होता है उपसौर, 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर। नेक्स्ट है सतह के निकट महासागरीय धाराओं की गति कितनी है, 5 नॉट से अधिक। नेक्स्ट है किसी धारा की गति को किस रूप में जाना जाता है, वह है क्या जाना जाता है, किस धारा की गति को, किसी धारा की गति को किस रूप में जाना जाता है, वाह के नाम से जाना जाता है। वह वाह का मापन किससे किया जाता है, नोट से। किससे, ऐसे नोट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है महासागरीय जल का कितना भाग ऊपरी जलधारा है, कितना है, 10%। महासागरीय जल का कितना भाग गहरी जलधारा है, 90%। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर किस प्रकार की जलधाराएं बहती है, गर्म जलधाराएं। नेक्स्ट आ गई उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के किस तट पर बहती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च अक्षांशीय गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के कहाँ बहती है, पश्चिमी तट पर।
अब भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अब ये टॉपिक इसमें ऐड हुआ है रीट में। पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्लेटों में गति क्यों होती है? पृथ्वी जो में हमारी अनेक प्लेटें हैं, तो उन प्लेटों में गति क्यों होती है? कि पृथ्वी के अंदर के मैग्मा की गति के कारण। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अंदर का मैग्मा किस रूप में घूमता है? किस रूप में? तृतीय रूप में। नेक्स्ट है प्लेटों की गति जिन बलों से उत्पन्न होती है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल कहा जाता है। और पृथ्वी के जो सतह पर होता है उसको क्या बोला जाता है? बहिर्जनित बल बोला जाता है। अंतर्जनित बल को क्या कहेंगे? एंडोजेनिक फोर्स। और बहिर्जनित बल को क्या बोला जाएगा? एक्सोजेनिक फोर्स। फोर्स यानी बल। नेक्स्ट है कौन से बल आकस्मिक गति करते हैं? आकस्मिक गति किससे होती है? अंतर्जनित बल से। नेक्स्ट है अंतर्जनित बल की धीमी गति क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? पटल विरूपण बल। नेक्स्ट है पटल विरूपण बल से पृथ्वी की सतह में क्या परिवर्तन होता है? पर्वतों का निर्माण। नेक्स्ट है अंतर्जनित बलों के आकस्मिक गति से क्या परिणाम होते हैं? अंतर्जनित जो बल होता है आंतरिक बल, तो उससे क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी व भूस्खलन। नेक्स्ट है पृथ्वी के बहिर्जनित बल को किसमें विभाजित किया जाता है? किसमें? अपर्दन व निक्षेपण में। नेक्स्ट है भूर परपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें पिघलते हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, यानी भूपरपट्टी पर ऐसा छिद्र है जहां अचानक बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट है भूमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो उत्पन्न कंपन होता है वो क्या होता है? भूकंप होता है। अब भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है, अब ये जो भूकंप का जो जहां से मान लो यहाँ से अंदर से आरंभ हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्गम केंद्र। और नेक्स्ट है कि उद्गम केंद्र के पर सबसे निकटतम स्थान क्या कहलाता है? अधिक केंद्र। जहां उत्पन्न होगा वो कौन सा है? उद्गम केंद्र। और उसके पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? अधिक केंद्र। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। भूकंप का मापन यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप लेखी कहलाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात किसको बोलते हैं? वाटरफॉल। वाटरफॉल को क्या कहा जाता है? जलप्रपात। तो ये सबसे ऊंचा कौन सा है? एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का किस प्रकार का स्रोत है? प्रत्यक्ष। कौन सा स्रोत है? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है खनन व उल्काएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का किस प्रकार का स्रोत है? अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी के किन भागों पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक कहाँ? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ भूकंपीय ऊर्जा निकलती है वह कहलाता है उद्गम केंद्र या अवकेंद्र। नेक्स्ट है भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के निकट होता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र से किस स्थान पर स्थित होता है? ऊपर 90 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट है कि भूकंपीय तरंगे सबसे पहले कहाँ महसूस की जाती है? अधिक केंद्र पर, यानी जो उसके जहां उत्पन्न होती है उसके पास वाले क्षेत्र में यह महसूस की जाती है। नेक्स्ट है कि सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? किस भाग में? स्थल मंडल में। पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर गहराई तक का भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल। यानी हम पृथ्वी के अंदर की साइड में भी जाएंगे कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर, तो वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। अब नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? किससे? सिस्मोग्राफ यंत्र से। नेक्स्ट है बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? भूगर्भिक व धरातलीय। नेक्स्ट है भूकंप के उद्गम केंद्र से मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूगर्भिक तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट है भूकंप के उद्गम केंद्र से मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? भूगर्भिक तरंग। किस प्रकार की घनत्व वाले पदार्थों में भूकंपीय तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है? किसमें? तीव्र घनत्व में।
नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? दो, प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक को किससे क्या माना जाता है? पी, और द्वितीयक को एस। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे तिरवगमन करती है? तिरवगमन जो प्राथमिक तरंगे होती है वो बहुत स्पीड से आती है। प्राथमिक तरंगों की आवृत्ति किसके समान होती है? ध्वनि तरंग के समान इनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूगर्भीय तरंगे गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के आवरण से गुजर सकती है? कौन सी? प्राथमिक पी। नेक्स्ट आ गया कि किस प्रकार की भूगर्भीय तरंगे ठोस पदार्थों में कौन सी गुजरेगी? द्वितीय एस। और तरल गैस में प्राथमिक पी। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए किस प्रकार की भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होता है? किसमें? धरातलीय अल। तो कौन कौन सी होगी? प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय, यानी धरातलीय अल आकार की। नेक्स्ट है वे क्षेत्र जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती क्या कहलाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंप अधिक केंद्र से किस दूरी का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है? कौन सा? 105 डिग्री से 145 के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट है किस प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है? कौन सा? द्वितीयक अस का। नेक्स्ट है भ्रंश स्थल के किनारे चट्टानों के सरकने से आने वाली भूकंप क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विवर्तनिक कहलाते हैं। किस प्रकार के भूकंप सर्वाधिक आते हैं? विवर्तनिक प्रकार के। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के फटने से आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? वोल्केनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है खानों के ढह जाने वाले से भूकंप कौन सा आता है? नियात। नेक्स्ट है परमाणु व रासायनिक विस्फोट से हुए भूमि के कंपन को क्या कहा जाता है? विस्फोट कहा जाता है। बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? बांध जनित कहा जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? रिएक्टर स्केल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का पैमाना कितना है? तो उसका पैमाना कितना है? 0 से 10। नेक्स्ट है भूकंपीय आघात की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से? मर्केली स्केल से मापा जाता है। नेक्स्ट है मर्केली स्केल पर आघात तीव्रता का पैमाना कितना है? 1 से 12। सुनामी अपने आप में क्या है? सुनामी क्या होती है? एक प्रकार की लहरें ही है जो उनका क्या होता है? भाव बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी उद्गार से पूर्व मेटल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। जब ज्वालामुखी पड़ता है तो उसमें एक तरल पदार्थ निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? किसकी? सिल्ड ज्वालामुखी। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी कौन से हैं? सिल्ड ज्वालामुखी। किस प्रकार की ज्वालामुखी में बेसाल्ट चट्टानों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किसमें? सिल्ड ज्वालामुखी में। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक विस्फोट ज्वालामुखी कौन से होते हैं? ज्वालामुखी कुंड। नेक्स्ट है किस प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक लावा उगलते हैं? कौन से? जो बेसाल्ट प्रवाह के जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा क्षेत्र वृहत बेसाल्ट लावा क्षेत्र है? कौन सा है? दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट है लावा के ठंडे होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? कौन सी? आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट है मैग्मा का गुंबद के आकार में विकसित होने से बनी ज्वालामुखी की आंतरिक आकृतियां क्या कहलाती है? क्या कहलाती हैं? बैथोलिथ। नेक्स्ट है बैथोलिथ किस प्रकार की चट्टान से बने पिंड है? कौन सी पिंड से? ग्रेनाइट। नेक्स्ट है गुंबद नुमा वे विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल व पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है क्या कहलाता है? लेकोलिथ। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में तस्त्री नुमा आकृति में जमा मैग्मा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? लेपोलिथ। एक होगी लेकोलिथ, दूसरी क्या है? लेपोलिथ।
नेक्स्ट है ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में तस्त्रीनुमा जो मैग्मा होता है उसको क्या बोलते हैं? लेपोलिथ। नेक्स्ट कि ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में परतदार लहरदार आकृति में जमा मैग्मा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? फेकोलिथ। उनको क्या बोला जाता है? फेकोलिथ बोला जाता है। नेक्स्ट है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल से में एक चादर के रूप में ठंडा होना क्या कहलाता है? सील या सीट कहलाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के क्षैतिज तल में कम मोटाई के चादरनुमा जमाव को क्या कहा जाता है? सीट कहा जाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के क्षैतिज तल में घने मोटे चादरनुमा जमाव को क्या कहा जाता है? सील कहा जाता है। नेक्स्ट है जब लावा का प्रवाह धरातल के लगभग समकोण में होता है तो इस अवस्था में ठंडा हो जाता है, तो इससे जो दीवार की भांति संरचना बनती है उसको क्या बोला जाता है? डाइक बोला जाता है। यानी जो लावा का प्रवाह धरातल पर समकोण में होता है और वह ठंडा हो जाता है, जो आकृति बनेगी उसको क्या बोला जाएगा? डाइक। अब नेक्स्ट है कि महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटियां। अब चोटियां कौन कौन सी है? ओजोस डेल सलाडो, यह कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। किलिमंजारो तंजानिया देश में है और अफ्रीका महाद्वीप में। यह 2017 में जो रीट हुई तो उसमें आया था कि किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया देश में, अफ्रीका महाद्वीप। एल्ब्रूस कहाँ है? यूरोप में। पिको डी ओरिजाबा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। देवबंद एशिया। माउंट गिलुबे ऑस्ट्रेलिया में। माउंट सिडले अंटार्कटिका में। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और चिली अर्जेंटीना में। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। काकेशस पर्वत कहाँ है? रूस में। ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट कहाँ है? मैक्सिको में। अल्ब्रूज कहाँ है? ईरान में। सदर्न उच्च भूमि पापुआ न्यू गिनी द्वीप में है। और एक आगे क्या दे, आगे इसका दे नहीं रखा, एग्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी। नेक्स्ट है कि ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से उसे परिवर्तित कर देते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोल्यूट से हुई है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस कितनी मात्रा में है? 78.8%। ऑक्सीजन कितनी है? 20.94। नेक्स्ट है वायुमंडल में आर्गन गैस कितनी है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर वायु प्रदूषण कितने प्रकार का? 2, प्राकृतिक अप्राकृतिक। नेक्स्ट है हरित राजमार्ग नीति कब लागू की गई थी? कब की गई थी? 2015 में। ये इंपॉर्टेंट है कि हरित राजमार्ग नीति यानी राजमार्गों के किनारे क्या है? हमें वृक्ष लगानी। ये नीति कब की गई थी? 2015 में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए BS-5 ग्रेड ईंधन की शुरुआत कब से की गई है? 1 अप्रैल 2020 से की गई है। यानी BS ग्रेड ईंधन की शुरुआत कब से की गई है? 1 अप्रैल 2020 से। यह भी इंपॉर्टेंट है। और हरित राजमार्ग नीति 2015, ये 12th की जो ज्योग्राफी है उसके ये क्वेश्चन आंसर है। जल की भौतिक, जैविक व रासायनिक विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण। नेक्स्ट है भारत की किस प्रमुख नदी के तट के जल को प्रदूषण के कारण दैनिक जीवन में उपयोग योग्य नहीं माना जाता? किसको? यमुना नदी को। यानी इसका जल इतना प्रदूषित हो गया है कि पानी दिखता ही नहीं है, कि झाग ही झाग उसमें नजर आते हैं। 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 7 जुलाई 2016 को। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब किया गया? 7 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा से संबंधित जल का pH मान कितना हो जाता है? कितना? 2.5 से 5 के मध्य। नेक्स्ट है pH का तटस्थ मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7। अम्लीय वर्षा में किसका स्तर ऊंचा होता है? किसका? हाइड्रोजन आयन का। नेक्स्ट है कि हरित ग्रह प्रभाव से चलते किन गैसों का स्तर बढ़ा है? हरित ग्रह प्रभाव से चलते किन गैसों का स्तर बढ़ा है? मीथेन व नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के बाद अब तक मीथेन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? 145% वृद्धि हुई है। कौन सी गैस में? मीथेन गैस में। नेक्स्ट है वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि
का विश्व में सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पर पड़ रहा है? जो वैश्विक वृद्धि हो रही है वो किस सर्वाधिक तापमान किन देशों का बढ़ रहा है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में। अभी जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वहाँ बर्फ गोलाबारी हो रही है, तो अभी भी वहाँ तो सर्दी पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है। तो जो वो वहाँ की गर्मी है वो कहाँ आ रही है? अपने भारत में आ रही है। तो यही है कि ग्लोबल वैश्विक तापमान को कहाँ कहाँ? भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश व पाकिस्तान। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस फसल के उत्पादन में कमी आई है? गेहूं के। और हरित क्रांति में कौन सी गेहूं सर्वाधिक हुई थी? गेहूं। और ग्लोबल वार्मिंग से कमी किस में आ रही है? गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट है अगर गेहूं में कमी आई तो खाद्य फसलों की क्या है? कमी हो जाएगी और ये खाने की कमी हो जाएगी। 1970 के दशक के बाद से ओजोन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? कितने प्रतिशत? 4। ओजोन गैस किस में है? समताप मंडल में। ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्रतिवर्ष किस रफ्तार से हिमनद पीछे हट रही है? यानी जो हिमालय के जो हिमनद है जहाँ बर्फ गिरी हुई है वो कितने प्रतिवर्ष 1.7 मिलीलीटर बर्फ पीछे खिसक रहे हैं। और अगर ये ज्यादा पिघल गए तो क्या है? समुद्र तल का जो जल है वो बढ़ जाएगा और फिर आधी से ज्यादा धरती क्या है? समुद्र में समा जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत का गंगोत्री हिमनद अपने मूल स्थान से कितना पीछे खिसक चुका है? कितना? 23 मीटर इतना पीछे खिसक चुका है गर्मी के कारण। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। नेक्स्ट है कि ओजोन गैस ओजोन परत में छेद किस स्थान पे है? किस स्थान पर छेद देखा गया है? अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद है। नेक्स्ट है हमारे वायुमंडल में प्रतिवर्ष ओजोन की कितनी मात्रा कम हो रही है? कितनी हो रही है? 0.5%। नेक्स्ट है ओजोन परत के क्षरण की जानकारी सर्वप्रथम कब मिली थी? 1960 में। कब मिली थी? 1960 में कि ओजोन का परत का यानी नुकसान नष्ट हो रही है। नेक्स्ट है ओजोन परत की अलपता व विनाश के मुख्य दोषी कारक कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हेलोजेनिक गैसें, फ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि। नेक्स्ट है क्लोरीन का एक परमाणु कितने ओजोन अणुओं को नष्ट करता है? 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। कौन सी गैस का परमाणु? क्लोरीन गैस का एक परमाणु। नेक्स्ट है लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया? 2 मार्च 1990 में। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किस प्रोटोकॉल को लागू किया गया? किसको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट है सबसे अधिक घातक फ्लोरोकार्बन कौन सा है? फ्रेऑन। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्वीडन के स्टॉकहोम में सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? 5 जून 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कितने सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था? 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजित किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशन में विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ था? बमबारी, परमाणु बम डाला गया था। तो कब मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस? 6 अगस्त को। नेक्स्ट है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नैरोबी में। नेक्स्ट है पादप व जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन सी है? ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक क्या है? लाल पांडा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है?
ग्लाइंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है बोटनिक सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है कि जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कल्प वृक्ष नामक गैर सरकारी संस्था कब से कार्य कर रही है? कब से कार्य कर रही है? 2003 से यह कार्य कर रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, अब कि वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और वन्य जीव अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में। और अब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। और स्थापना कब की गई? 1958 में। ये चारों पांचों लाइनें इंपॉर्टेंट है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाया जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु या प्रकृति को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? किससे हुई है? किससे हुई है? एनवायरोनेर से हुई है। नेक्स्ट है एनवायरोनेर शब्द का क्या अर्थ है? क्या शब्द है? पड़ोस। नेक्स्ट है पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। जो सबसे ऊपरी परत है वो कौन सी? स्थल मंडल। पृथ्वी पर विस्तृत जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल। और पृथ्वी के चारों ओर जो वायु हवा की पतली परत है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के विभिन्न कारकों के साथ क्रिया करते रहते हैं और वो क्या कहलाता है? पारितंत्र। यानी सभी जब आपस में साथ में रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? पारितंत्र। पादप व जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। किसका? जैव मंडल का। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राकृतिक पर्यावरण को किन उपभागों में विभाजित किया गया है? किसमें? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल में, जैव मंडल में। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण क्या है? इमारत, पार्क, सड़क। मानवीय घटक कौन से होते हैं? अध्यापक, डॉक्टर, मजदूर, परिवार, धर्म आदि। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वच्छता अभियान कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1999 में। पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ मिशन नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। पूर्ण स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1999 को। फिर पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम कब बदल के क्या कर दिया गया? निर्मल भारत अभियान। कब बदला गया? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है? 12,000 रुपए। और सरपंच के चुनाव के लिए भी ये अनिवार्य योग्यता है क्या कि घर में क्या होना चाहिए? शौचालय। किस योजना का उद्देश्य शहरी ग्रामीणों को आवास के लिए विकास व समता के विकास के लिए सहायता देना? किसका? जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन 2005। नेक्स्ट है कि शहर के झोपड़पट्टी स्लम निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है? राजीव आवास योजना। नेक्स्ट है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? कौन सी गैस को? मीथेन गैस को। नेक्स्ट है कि वह अनपेक्षित घटना जो मानव नियंत्रण से बाहर होती है क्या कहलाती है? आपदा। अब अचानक भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया तो वो क्या है? आपदा। इसमें मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? योकोहामा जापान 23 से 27 मई 1994 में। योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना किस विश्व कॉन्फ्रेंस को कहा गया था? योकोहामा विश्व आपदा प्रबंध कॉन्फ्रेंस 1994। अब ये योकोहामा कॉन्फ्रेंस का आयोजित की गई थी? जापान में। नेक्स्ट है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने में? 5 में। नेक्स्ट है कि महासागरीय धरातल में अचानक पैदा होने वाली हलचल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली तरंगे क्या कहलाती हैं? सुनामी तरंगे। पृथ्वी पर किन अक्षांशों पर कौन सा बल?
कोरियोलिस बल का प्रभाव कम होता है। 0 से 5 डिग्री तक क्या है, कोरियोलिस बल का प्रभाव कम होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि तूफान की जो आंख होती है वो क्या कहलाती है, तो चक्रवात का जो केंद्र होता है वो तूफान की आंख बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कब आते हैं, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है कि मानसूनी मौसम में चक्रवात किन अक्षांशों के बीच पैदा होता है, किससे, 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट है तूफानी क्षेत्र में समुद्र का असाधारण रूप से उठा हुआ तल क्या कहलाता है, तूफान महोर्मी कहलाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश की कितनी भूमि को बाढ़ प्रभावित माना है, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को क्या माना है, बाढ़ प्रभावित माना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा के कारण सामयिक तथा स्थानीय वितरण के असंतुलन की स्थिति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मौसम विभाग संबंधी सूखा। नेक्स्ट है किस प्रकार के सूखे को भूमि आर्द्रता सूखा कहा जाता है, किसको, कृषि सूखा को। प्राकृतिक परिस्थितियों को भूमि आर्द्रता सूखा कहा जाता है, कौन सा सूखा, कृषि सूखा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक परिस्थितियां जल की कमी से हुई उत्पादकता की कमी को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक सूखा। नेक्स्ट है कि देश का लगभग कितना भाग प्रतिशत सूखे से प्रभावित रहता है, कितना, 30%। नेक्स्ट है कि चट्टान समूह का खिसकर ढाल से नीचे गिरना क्या कहलाता है, भूस्खलन। नेक्स्ट है भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, कब किया गया, 2005 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।